हेलो केमिज। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी के केमिस्ट्री पेपर। ओके, ये मुझे किसी रिसोर्स से मिला है, ठीक है। ये पता नहीं किस स्पेसिफिक पीजीटी के लिए, बट हाँ, ये पीजीटी के लिए ही है। और ये पीजीटी का पेपर हर पीजीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इवन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन करें तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके बेस पर हम देख सकते हैं कि पीजीटी के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और फुल सोल्यूशन कराएंगे। ओके, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अप टू 50 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन है। देखो, मैं क्या करूंगा कि सॉल्यूशन भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। ओके, ताकि हमें पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी में। फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, 5 एलिमेंट हमें दे दिया है, मतलब ये किसका है, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन हो जाता है, पीरियोडिक टेबल टॉपिक का है। अब देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी हम कैसे डिसाइड करते थे कि कहता था कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं, मतलब मान लो ऐसे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। यही तो रूल है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। तो देखो, सबसे पहले एक क्या करते हैं कि सबको अरेंज कर लेते हैं लेफ्ट टू राइट। देखो, सबसे पहले आता है सोडियम। ओके, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैग्नीशियम। देन हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम। देन फास्फोरस। देन आ जाता है सल्फर। तो होना तो चाहिए था आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे इंक्रीज करना चाहिए था, ठीक है, ये ऑर्डर होना चाहिए था। बट ये जो ऑर्डर है ये एक्चुअल में रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल चीजें आती है। जैसे कि देखो, अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड हो जाता है, जैसे कि 3s2। तो पहला एक्सेप्शन यहाँ पर आएगा। सेकेंड एक्सेप्शन अगर हम देखेंगे तो वो आ जाता है फॉस्फोरस के साथ में। इसके पास क्या हो जाता है, हाफ फिल हो जाता है, मतलब 3s2 3p3। ओके, तो इसका ये हाफ फिल्ड होने की वजह से ये स्टेबल हो गया। और ये भी देखो, अगर कोई एटम का अगर कन्फिग्रेशन, एलिमेंट का कन्फिग्रेशन स्टेबल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि कोई भी एटम अपना स्टेबिलिटी लूज नहीं करना चाहता, तो अगर हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना है तो यहाँ पर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर लगेगा। तो अब जो न्यू ट्रेंड आएगा ना, वो देखो, सोडियम तो जो कहते हैं। अब देखो, मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई हो जाती है किससे, एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम आ जाएगा। देन यहाँ पर मैग्नीशियम की हाई हो चुकी है एल्यूमिनियम से। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो अब फास्फोरस और सल्फर में क्या बोला है हमने। देखो, ये हाफ फील्ड होता है फास्फोरस, और सल्फर क्या हो जाता है 3p4। ये हाफ फील्ड तो है नहीं, ना ही फुल फील्ड है, तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है सल्फर की। सल्फर की एक्चुअली कम नहीं होती, सल्फर तो जो कहते हैं वो प्लस पर आएगा, बट फास्फोरस की ज्यादा हो जाती है सल्फर से। तो ये हमारे पास आठ होगा, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड देन फास्फोरस। तो हमारे पास आ जाएगा सोडियम, देन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस। हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। ओके, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो हमें बताना है कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव किसके वजह को। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें देना पड़ता है, मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जहां पर देने वाला क्वेश्चन आता है वहां पर क्या करते हैं, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होते हैं एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी मतलब रिलीज होती है, तो जहाँ पर रिलीज होता है वहां पर हम नेगेटिव टर्म यूज करते हैं। तो हमेशा तो नेगेटिव होना चाहिए था, बट कहीं कहीं पर पॉजिटिव होगा। वो कैसे होगा देखते हैं। देखो, अगर हम लिथियम की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले लिख लो, क्या होता है 1s2 2s1। देखो, ये ना ही हाफ फिल्ड है ना ही फुल्ली फिल्ड है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव होगी। बेरिलियम देखो, इसका हो जाता है 1s2 2s2। ओके, 1s2 2s2। अब देखो, ये फुल्ली फिल्ड हो गया है,
क्योंकि देखो एस ऑर्बिटल वाला तो फुल्ली फिल्ड हो गया है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा, वो 2p में जाएगा, जो कि इससे तो लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी और यही हमारे पास आंसर होने वाला है। बाकी आप बोरोन को देखोगे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, 1s2 2s2 एंड 2p 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो अपना 2p में ले सकता है, 1 2 3 ऐसे। और कार्बन भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि इसका भी 2p 2 होता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर एफिनिटी पॉजिटिव पूछेगा तो हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, और ये जो एक्चुअल में, हाँ, ये क्वेश्चन जो था वो भी पीरियोडिक टेबल से ही था और ये क्वेश्चन है फजांस रूल से। एक्चुअल में ये शायद केमिकल बॉन्डिंग से ले सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में था, फजांस रूल नहीं है। ठीक है, देखिए, ये फजांस रूल से क्वेश्चन है। ओके, तो कह रहा है कि फजांस रूल क्या कहता है कि देखो, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो जो कोवैलेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं साइज के। शायद मैंने नहीं सही लिखा, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवैलेंसी क्रिएट करेगा, और जितना छोटा साइज होगा केटायन का उतना ही ज्यादा कोवैलेंसी होगा। ये जो हम लिखते हैं रूल केवल ये केटायन के लिए, अगर एनायन के लिए लिखना पड़ेगा तो वहां पर हो जाता है जो कोवैलेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो, एनायन के केस में साइज भी बड़ा होना चाहिए और चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। तो बस देख लेंगे। देखो, लार्ज नेगेटिव आयन फेवर्स कोवैलेंसी। ये नेगेटिव आयन मतलब साइज की बात कर रहा है। तो अगर एनायन का साइज, मान लो ये एनायन है, तो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा कोवैलेंसी क्रिएट करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो करें कि लार्ज पॉजिटिव चार्ज आयन फेवर्स कोवैलेंसी। ओके, देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज हमने लार्ज कर दिया तो वो कोवैलेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखो साइज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यही ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कि लार्ज चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन फेवर्स कोवैलेंसी। देखो, लार्ज चार्ज मतलब जितना ज्यादा चार्ज, ये प्लस चार्ज बात हो रही है, जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा कोवैलेंसी है। जैसे यहाँ पर है, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतनी ज्यादा कोवैलेंसी होगी, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है। और लार्ज चार्ज ऑन नेगेटिव आयन फेवर्स कोवैलेंसी, ये भी सही है। तो हमारा स्टेटमेंट होने वाला है ये वाला, रॉन्ग स्टेटमेंट था। नेक्स्ट हमारे पास है, इनमें से किसका बॉन्ड एंगल लार्जेस्ट होने वाला है। ओके, देखो, आप तो इसकी अगर बात करेंगे तो ये कौन सा है, ये sp3 है। होना तो चाहिए था 109, बट ड्यू टू लोन पेयर, देखो दो लोन पेयर होने की वजह से H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ बेंट हो जाता है। तो बेंट हो गया मतलब बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर दिए, हो जाती है 104 4.5 डिग्री, 104 ही मान, ठीक है, 4 या 5 के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी sp3 होता है, ये हो जाता है 107 डिग्री, ये 4.5 डिग्री मान। ये जो H2O है इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाता है, जो कि 90 डिग्री आ जाता है। ये ड्रैगो कंपाउंड है। और नेक्स्ट हमारे पास है आयोडीन। तो देखो, ये आयोडीन कुछ ऐसे होता है, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ आयोडीन की, देखो, तो ये एक आयोडीन हो गया, सेकेंड आयोडीन, और ये हो गया थर्ड आयोडीन। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर लोन पर प्रेजेंट हो गया, आपको लोन पर ऐसे अटैच कर दो, 1 2 3। ओके, सेम इस यहाँ पर भी लोन पेयर होंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी ऐसे लोन पेयर, एक लोन पेयर, और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो, दो दो चार, और ये यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए 6, और ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन के वैलेंस शेल में। बट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन अटैच कर देंगे, तो ये 3 लोन पेयर आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये प्लेनर हो जाता है। तो कभी भी अगर हमें स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है तो कैसे डिसाइड करते हैं, लोन पेयर को इफेक्ट काउंट करते हैं, लोन पेयर काउंट नहीं करते। हम लोन पेयर को जस्ट इग्नोर करेंगे, तो अभी के लिए हमारे पास क्या दिख रहा है, ये सीधा सीधा दो एंगल दिख रहा है, जो कि है 180 डिग्री, और यहाँ पर हो जाता है 180। हमारा आंसर होने वाला है डी। ओके, चलो जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो कह रहा है कि निम्न, ये ऊपर वाला है डी का आंसर, ठीक। द आयन हैविंग लार्जेस्ट आयनिक रेडियस among the following is।
पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं एक बार क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, इसलिए साइज डिक्रीज करेगा। बट अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स ऐड होते जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सेल ऐड होगा मतलब साइज इंक्रीज कर रहा है। तो बस हमें वही देखना है। देखो यहाँ पर क्या है, सोडियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, पोटेशियम है। तो इन दोनों में पहले कंपेयर करते हैं, सोडियम और पोटेशियम में। देखो तो सोडियम ऊपर में आता है और नीचे पोटेशियम आता है। सोडियम तो कट गया, ये तो होगा नहीं, ठीक है, पोटेशियम बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फ्लोरीन, और एक और चीज, जब आप सोडियम में जाओगे तो सोडियम के ही पीरियड में फ्लोरीन आता है। तो अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूंगी ना तो देखो फ्लोरीन तो सबसे कम हो जाएगा, देना जाता है सोडियम। ओके, अब देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम के जस्ट, फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन आता है, और क्लोरीन किसके पीरियड में आता है, पोटेशियम के पीरियड में। तो मतलब अगर पोटेशियम यहाँ पर है तो पोटेशियम छोटा क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड डिग्री पे, ये ऑर्डर हो जाएगा फाइनल, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम। वेट 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 वेट, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी क्लियर। ओके, सोडियम के पीरियड में क्लोरीन आता है, ना कि पोटेशियम। ओके सॉरी, देखो तब क्या हो जाता है, सबसे पहले देखो चेक करते हैं यहाँ पर क्या सोडियम है, फ्लोरीन तो सबसे छोटा हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम आएगा। ओके, अभी इन दोनों में डिसाइड नहीं है कि क्लोरीन बड़ा होगा या पोटेशियम। देखो तो अभी के लिए देखो सोडियम भी कट क्रश हो गया और फ्लोरीन भी क्रश हो गया, क्योंकि ये लोअर पीरियड में आ रहे हैं और इनका साइज ऐसे ही छोटा होगा। अगर हम क्लोरीन और पोटेशियम में बात करें तो ये क्या है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 19 था पहले इलेक्ट्रॉन, एक रिलीज हो गया तो 18 इलेक्ट्रॉन है। जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस की बात होती है तो जो केटायन होता है वो सबसे छोटा होता है, न्यूट्रल वाला उससे बड़ा होता है, और जो एनायन होता है सबसे बड़ा होता है। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है तो एनायन वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, तो मतलब सी वाला सबसे बड़ा होगा। ओके, तो ये था आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट। अगला हमारे पास आता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोवेस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस फॉर ट्राई पॉजिटिव आयन। ओके, देखो चाहे कोई भी हो, ट्राई पॉजिटिव जनरली इसलिए लिखा गया है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता, बट ये क्योंकि जो लेंथेनाइड होती है वो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल एग्जिस्ट करता है। ओके, क्योंकि सारे जो भी लेंथेनाइड है ना वो ग्रुप 3 में, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाद ही लाइक करते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन रीच करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होते हैं। अब देखो कह रहा है कि इनमें से लोएस्ट आयनिक रेडियस क्या है, तो देखो अगर मैं लेंथेनाइड की बात करूंगा ना, लेंथेनाइड में जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लैंथेनम से कहा जाता है ल्यूटेटियम तक। तो यहाँ से यहाँ जाने में जनरल माना जाता है जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है। तो बस जो ये वाइटर बीएम आता है वही हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द फॉलोइंग ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताना है कैसे होता है, तो बस सिंपल है कि लेफ्ट टू राइट, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हो तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ओके, रिवर्स हो जाएगा कैसे, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। तो बस इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रहा है तो टॉप टू बॉटम देख लेंगे। देखो लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, एसीजियम, ये सही है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेंगे, लिथियम सबसे ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शो ओनली इंक्रीजिंग टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द थर्ड पीरियोडिक टेबल। ओके, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है एलिमेंट का जो केवल इंक्रीज करेगा अगर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। याद रखो यहाँ पर ये वाली चीज मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट टू लेफ्ट। ओके, तो राइट टू लेफ्ट जाना मतलब हमें इधर से इधर जाना है इसमें। चलो जी, देखो देखते हैं।
अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करें तो राइट टू लेफ्ट डिक्रीज करेगी, नहीं होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने क्या बोला था कि आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो एक चीज होती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है जेड इफेक्टिव के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है साइज के। मतलब जितना छोटा साइज हो, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव हो जाएगा, उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। तो देखो अगर हम साइज की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट तो साइज, सॉरी, अगर राइट टू लेफ्ट बात करें तो साइज तो इंक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। जेड इफेक्टिव के बेस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, तो राइट टू लेफ्ट डिक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव जैसे डिक्रीज करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। तो बस हम लिख देंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी राइट टू लेफ्ट। ये राइट टू लेफ्ट कहानी उल्टा पढ़ रहे हैं हम लोग। क्रॉस हो गया। एटॉमिक रेडियस, हमने अभी तो बोला ना साइज जो है, एटॉमिक रेडियस वही होती है साइज या रेडियस। साइज जो होती है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है, तो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करेगी। तो वही हो गया एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। डेंसिटी को भी देख लेते हैं। देखो तो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, ऐसे देखो, देखो डेंसिटी के लिए हम डायरेक्ट तो पता नहीं होता कि हमें डेंसिटी कैसे निकालना है, उसका कैसे कंपेयर करेंगे। तो एक मैट्रिक बता रहा हूँ, डेंसिटी क्या होता है, इज इक्वल टू मास अपन में वॉल्यूम। ओके, अगर वॉल्यूम दे रखा है तो मैं वॉल्यूम को क्या बोल सकता हूँ कि अगर एटम स्फेरिकल, लेट लेट द एटम स्फेरिकल, ओके, एटम कैसा है, स्फेयर है, तो स्फेयर एटम के लिए हम अगर वॉल्यूम निकालना चाहें तो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाता है किसी भी स्फेरिकल का, स्फेयर का वॉल्यूम। अब देखो यहाँ से एक रिलेशन निकला कि जो डेंसिटी है और रेडियस के बीच में रिलेशन निकला, तो बस हमें वो चाहिए, बाकी सारे इग्नोर करो। तो डेंसिटी इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और आर क्यूब क्या है, रेडियस है। अभी तो मैंने बोला कि रेडियस क्या है, साइज है। तो बस अगर डेंसिटी और साइज में कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, तो वही है। अगर देखो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट कैसा हो रहा था कि जो एटॉमिक रेडियस था वो इंक्रीज कर रहा था, तो ऑब्वियस है कि अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो देखो इनवर्स रिलेशन डेंसिटी के साथ में जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। सिंपल। ओके, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर रही है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन बताना है सल्फर के लिए। SF4 मॉलिक्यूल है, बस कुछ मत करो, आप एटम और नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कर लो, वहां से हम हाइब्रिडेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो SF4 1 2 3 4, सल्फर की वैलेंसी होती है 6, 4 इसने शेयरिंग में लगा दिया तो रिमेनिंग होगा लोन पेयर। अब यहाँ से स्टेरिक नंबर फाइंड कर देंगे तो हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, और लोन पेयर के लिए स्टेरिक नंबर 1। अगर देखो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, बात हो रही लोन पेयर की, तो लोन पेयर 1 है तो स्टेरिक नंबर 1 का मतलब 4 1 5। ओके, तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेरिक नंबर इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर। देखो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो 5 हो गया स्टेरिक नंबर। अब यहाँ से हम हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। 5 अगर स्टेरिक नंबर है तो 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनिशियल से स्टार्ट करते, एस ऑर्बिटल 1 होगा, P3 हो जाएंगे और एक डी हो जाएगा, तो 3 एक 4 और एक 5, तो sp3d आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट मूव करते हैं, द मॉलिक्यूल शोज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। देखो ये जो क्वेश्चन था ये भी केमिकल बॉन्डिंग से ही था, और ये जो था केमिकल बॉन्डिंग का एक सब पार्ट है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये वहां से क्वेश्चन आया है। ओके, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा शो करेगा। तो देखो पूरी डायग्राम तो नहीं शो करेंगे, बट हाँ थोड़ा सा मोटे डायग्राम देख लेते हैं। अगर हमें लिथियम का देखना है तो सबसे पहले क्या करो, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। लास्ट वाला में कन्फिग्रेशन का मतलब है पूरा नहीं चाहिए। लास्ट वाला क्या होता है, 2s1, 2s1 है तो देखो 1 2, एक एल का पहला और एक एल का दूसरा, ये क्या करेंगे, मिक्स होकर के एक ऑर्बिटल ऐसे बनाएंगे, बॉन्डिंग वाला और एक एंटी बॉन्डिंग वाला। ओके, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 2, ये स्टार मार्क करते हैं एंटी बॉन्डिंग। ओके, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया है, ये डायामैग्नेटिक है।
सिमिलरली B2 के लिए शो करेंगे। B2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होता है? B2 का हो जाता है 1s2 2s2 2p1। देखो 2s2 और वाला दो इलेक्ट्रॉन फील होंगे, देखो दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, तो वो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब नहीं है, बस हमें p वाले लिखते हैं 1 2। p में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि sp मिक्सिंग होती है B2 में। sp मिक्सिंग होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगा ऐसे 1 2 ऐसे। नीचे पाई ऑर्बिटल आते हैं, उसके बाद सिग्मा, उसके बाद पाई स्टार देन सिग्मा स्टार। तो ये होता है B2 का MOT डायग्राम। फिलिंग करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर फिल कर दो, एक यहाँ। ये हो जाएगा आपका B2 का डायग्राम। देखो यहाँ पर क्या हो गया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है दोनों। अब ये अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जा रहे तो ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। वही होता है, पैरामैग्नेटिक शो होने के लिए कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है। आंसर है B2। बाकी C2 और N2 का भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो C2 का भी ऐसा ही डायग्राम बनेगा, बट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है C2 में, तो बस जैसे ही आपने 2 2 4 इलेक्ट्रॉन फिल किया तो पहले नीचे वाला फिल होगा, तो 3 4। देखो पेयरिंग हो गया। ये भी कैसा हो गया? डाया हो गया, पैरा तो है नहीं। N2 के लिए करोगे तो N2 के लिए भी सेम डायग्राम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो जाता है। देखो 3 3 6 हो गए, तो 4 में फिल कर दिया, ऊपर में फिल हो गया, यहाँ पर फुल्ली फिल्ड है 5 एंड 6। देखो ये भी पूरी पेयरिंग होगी N2 के लिए, तो N2 के लिए क्या हो गया? ये भी डायमैग्नेटिक है। अब हम 11th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो डायमैग्नेटिक है। बस कुछ नहीं करना है आपको, O2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कीजिए, बाकी सारे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो 2s2 2p4 होता है आई थिंक। 2p4 होता है। देखो 2s2 को तो इग्नोर करो, इसकी जरूरत नहीं है, हमें बस 2p वाले से मतलब है। ओके देखो तो 2p वाले कुछ ऐसा हो जाते हैं लाइक दैट 1 2 3 4, सॉरी 3 होता है ऑर्बिटल, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर sp मिक्सिंग नहीं होती है, तो जो जैसे है पहले सिग्मा आएगा, देन पाई, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, और ये हो जाता है पाई, और ये हो जाएगा सिग्मा। ओके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर लेते हैं। देखो 4 एंड 4 8, ये केवल O2 के लिए, याद रखना है ये O2 के लिए है। तो 4 4 कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं O2 में, तो क्या ये डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक तब बोलेंगे ना जब एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर 2 है तो ये पैरा हो जाता है। ये कैसा है? पैरा। ओके अब देखो O2 हो गया, अब O2 प्लस के लिए ड्रॉ करते हैं। O2 प्लस का तो इजी, क्या करना है आप देखो O2 प्लस है तो एक ऑक्सीजन तो 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा और एक 7 इलेक्ट्रॉन रखेगा, बस एक का हो जाएगा 2p3। तो बस किसी में से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। ओके जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से रिमूव करो, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन देखो अभी भी क्या हो गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर देते हैं O2 में से, O2 प्लस में, ये कैसा हो जाता है? वैसे का वैसा ही अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक है ही, तो अभी भी ये पैरा ही मैग्नेटिक है। ओके O2 नेगेटिव में क्या करना है? O2 है, देखो O2 का जैसे ड्रॉ किया था वैसे ड्रॉ कर लो। अब क्या करना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन और आप ले लो यहाँ पर, तब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और एक्स्ट्रा। तो ऐड देखो अभी भी क्या एक ही पेयरिंग हुआ है, अभी तो एक रिमेनिंग है, तो अभी भी ये पैरा ही पैरा मैग्नेटिक ही है। O2 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब देखो अभी जितने भी थे देखो 5 एंड 5 10, 2 6 मतलब 6 हो गए, और 2 8 और 2 10, टोटल
पेयरिंग हो गए हैं तो ये हो जाता है हमारे पास डायामैग्नेटिक। ओके, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला है हमारे पास डायामैग्नेटिक इन नेचर। ओके ओके, C2 मोलिक्यूल पोजेज 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 पाई 3 पाई। देखो जैसे हमने प्रीवियसली ड्रॉ किया था ना C2 मोलिक्यूल का, तो वैसे ही ड्रॉ करना है। कैसे दिखाएंगे? ये 1 2 3 1 2 3। ओके, C2 कैसा था? 2p 2, बस हमें इसकी जरूरत है। हमने क्या बोला था कि इस अगर इसमें sp मिक्सिंग होती है तो लेस देन 7 वाले में sp मिक्सिंग होगी ही। यहाँ पर वैसे पहले पाई ऑर्बिटल ड्रॉ कर लो, देन सिग्मा पाई स्टार सिग्मा स्टार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं पी में? दो, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। देखो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन दे पेयरिंग जो भी इलेक्ट्रॉन थे वह सारे इलेक्ट्रॉन किस में फील हुए हैं? पाई ऑर्बिटल में फील हुए हैं। तो अगर पाई ऑर्बिटल में फील होते ये पाई बॉन्डिंग निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे कितने बॉन्डिंग है? तो बॉन्डिंग होता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपन में 2। बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4। एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0, अपन में 2। सोल्व करेंगे तो बॉन्ड हट जाता है 2, और ये जो दोनों है ये पाई ही होंगे, 2 पाई बॉन्ड इसमें हो जाएंगे। तो लिख देंगे हम यहाँ पर जो कार्बन मॉलिक्यूल है इसमें जो दोनों बॉन्ड हैं ये दोनों ही पाई है, ये भी पाई है और ये भी पाई है। आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ओके, चलो जी। अब यहाँ पर हमें देखना है ये भी केमिकल बॉन्डिंग से ही क्वेश्चन है, बस एक स्टेप पूछ रहा है कि कैसा होगा। ओके, देखो O3 इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, नहीं O3 देखो O3 ऐसा होता है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड और यहाँ पर एक लोन पर होता है, इसे एक हो जाता है बेंट। ओके, O3 कैसा होता है? नॉट लीनियर, O3 इज अ बेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, मुझे इससे तो करना चाहिए। ओके, O3 कैसा है? बेंट मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है कि ये तो होगा नहीं, CO2 इज अ वी शेप मॉलिक्यूल। कभी नहीं, जो CO2 का स्ट्रक्चर है, CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ये लीनियर होता है ना कि वी शेप। गलत है। CO3 इज अ ट्राइगोनल पिरामिडल इन शेप। CO3 देख लेते, देखो CO3 कुछ ऐसा होता है, नेगेटिव नेगेटिव। ये जो दोनों नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में करते पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिडल नहीं है। N3 इज अ लीनियर एटम। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन हमने ले लिया है। अब ये कह रहा है क्या ये लीनियर है? देखो इसे ड्रॉ करते हैं, 1 2 1 एंड 2। यहाँ पर एक आप प्लस चार्ज ड्रॉ कर दो और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, देखो एक प्लस और एक नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गया और एक नेगेटिव यहाँ पर शो किया गया है, ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं होता है। अगर मॉलिक्यूल का हमें शेप डिसाइड करना है तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या उसके सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं। हाँ, यहाँ पर लोन पेयर होगा ऐसे। तो ये साइड एटम का लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता है, शेप को डिटरमाइन नहीं करता है। जब भी करेगा सेंट्रल एटम का लोन पेयर ही करेगा। यहाँ पर लोन पेयर है नहीं तो बस ये लीनियर रह जाएगा, और ये फोर्थ वाला करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी अ मॉलिक्यूल विल हैव रेगुलर शेप इफ इट्स सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाई। अगर वेस्पर थ्योरी क्या कह रहा है कि कोई मॉलिक्यूल जो होगा वो रेगुलर शेप हो जाएगा अगर उसका सेंट्रल एटम किसके साथ। देखो बस इतना याद रखो कि अगर हमें रेगुलर शेप चाहिए तो वहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होगा तो रेगुलर शेप हो जाएगा। तो कह रहा है कि मोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर देन लोन पेयर, गलत है। लेस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर देन द लोन पेयर, ये भी गलत है। इक्वल नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड लोन पेयर, ये भी गलत है। ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये सही। देखो ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई भी
लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी हो जाएगा परफेक्ट या रेगुलर शेप। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव, या देखना डज नॉट हैव रेगुलर शेप। अभी जो हमने बात की है ना उसका ये एप्लीकेशन पार्ट जब करते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ओके, क्या कार्बन पर कोई लोन पेयर है? नहीं है, तो ये रेगुलर शेप होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली रेगुलर शेप है, आंसर तो नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं नहीं वाला पूछना है। CCl4 कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और चारों के साथ इसने क्लोरीन को अटैच कर लिया है, मतलब बॉन्डिंग कर लिया है। तो बस यहाँ पर कार्बन के पास कोई क्लोरीन क्लोरीन पर मतलब नहीं है, क्योंकि जो शेप होता है वो डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होगा तो सेट चेंज हो सकता है। सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है तो बस ये रेगुलर हो गया। NH4 आयन जैसे ये है वैसे ही NH4 हो जाएगा। जो एक लोन पेयर था अमोनिया पर वो डोनेट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया H+ को, इसीलिए यहाँ पर कोई लोन पेयर रिमेनिंग रहा ही नहीं, ये भी रेगुलर हो गया। H2 जो होगा वो हो जाएगा। देखो H2 कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो OH एंड H, यहाँ पर एक लोन पेयर और यहाँ पर एक लोन पेयर, ठीक है। देखो दो लोन पेयर होने की वजह से इसका शेप कैसा हो गया? बेंट हो गया, और ये रेगुलर शेप नहीं रहा, इसलिए ये वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये रेगुलर नहीं रहा। अगला है हमारे पास कि N2O2 एंड F2 मॉलिक्यूल में हमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में N2 का एमओटी डायग्राम शो किया था, कैसा था? देखो ऐसा था कुछ। पहले था ऐसे पाई वाला, फिर सिग्मा वाला, पाई, सिग्मा, पाई स्टार, सिग्मा। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे इसमें। 1 2 3 4 5 6। देखो तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 0, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, O2 का हमने ड्रॉ किया था, O2 का भी ड्रॉ कर चुके हैं पहले। 1 2, पहले O2 में उल्टा, पहले सिग्मा होता था, देन पाई, देन पाई स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये सिग्मा स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने थे? एक ऑक्सीजन में देखो P4 होता है ना, 2p4, तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 एंड 8। दो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पे कितने हैं? 2 है। सिमिलरली फ्लोरीन के लिए आप ड्रॉ करोगे तो इसका P5 हो जाता है, तो बस 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, तो 1 एंड 2 सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गए हैं, सॉरी पेयरिंग मतलब नहीं है। अब एंटी बॉन्डिंग कितने बन गए हैं? 4 हो गए, तो यहाँ पर लिखेगा 4, आंसर हो जाएगा 024, 024 आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि द सेट शोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। ओके, देखो एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर किसी भी एटम के पास में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, 14 से कम है तो भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। बस ये ट्रिक है। ओके, जितना ज्यादा होगा, अगर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो अलग बॉन्ड जो भी डिक्रीज करेगा, 16 होगा तो भी डिक्रीज करेगा। ओके, देखो अगर 16 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 14 होगा तो 2.5, ऐसे। चलो, O2 और O2 नेगेटिव का हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि O2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाता है। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ O2 के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये O2 का हो गया डायग्राम, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है। जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 अपॉन में 2 से डिवाइड करना था, ये आ जाएगा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2। तो O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो O2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो बस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में ही जाएगा। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 और बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5, 1.5।
ये हो गया 1.5। ओके, सिमिलरली जब आप एनो का ड्रॉ करोगे बॉन्ड ऑर्डर, तो उसका कैसा हो जाता है, एक सेकेंड, जब आप एनो का ड्रॉ करोगे देखो तो इसका भी ऐसा हो जाएगा। कितने होते हैं देखो, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना हो जाएगा 3, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो कुछ मत करो, ऐसे करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर आप इसका बॉन्ड निकालोगे, एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग, तो वो हो जाता है 6 - 1 मतलब 5, 2.5। ओके, तो इसका आ गया आपके पास कितना हो गया 2.5। एनो प्लस का निकालना है, तो मतलब एक देखो एनो था, एनो प्लस, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, जो भी डिसाइड होगा इसके वजह से बॉन्ड आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर 3, 2.5 टू 1.5, फर्स्ट वाला हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इनमें से कौन सा है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। और ये क्वेश्चन है एसिड बेस थ्योरी का। ठीक है, ये जितने भी थे वो केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल के थे, एमओटी के थे। अब ये एसिड बेस थ्योरी स्टार्ट हो गया। देखो कौन सा है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो देखो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का मतलब होता है कि जो अपना इजिली लोन पेयर को डोनेट कर देगा। जो इजिली लोन पेयर डोनेट करेगा वही तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, और जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखेगा उसको बोलेंगे कि वो वीक बेस है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, NH3 एंड CH3, ये जो भी है यहाँ पर देखो, एक नेगेटिव का सब सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम, फिर नाइट्रोजन, और फिर आता है कार्बन। सबसे कम इलेक्ट्रॉन कार्बन की है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, तो ये हो जाएगा वीक बेस। और ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी बहुत कम है, इजीली डोनेट करेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस आंसर हो जाएगा 4। ओके, कह रहा है कि सिलेक्ट करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट को। ओके, ये HSB प्रिंसिपल है, HSB का कंसेप्ट है, हार्ट्स ऑफ एसिड बेस का है। ठीक है, इन लिक्विड अमोनिया साल्ट एक्ट एज बेस। देखो अगर इन लिक्विड अमोनिया में जो अमोनियम साल्ट होता है वो बेस जैसा एक्ट करता है। सबसे पहले आप NH3 को लिखते हो, जब आप NH3 को ऑटो आयनेशन कराते हो तो ये देता है NH4 प्लस, प्लस में NH2 नेगेटिव। अगर कोई सब्सटेंस डाल रहे हो लिक्विड अमोनिया में, अगर ये वाला पार्ट रिलीज करेगा तो वो कहलाएगा एसिड। अगर NH2 रिलीज करेगा तो बेस कहलाएगा। तो बस इसी के बेस हम देखते हैं। देखो लिक्विड अमोनिया साल्ट, इन लिक्विड अमोनिया, इन लिक्विड अमोनिया अमोनियम साल्ट, कौन सा साल्ट हमें दिया गया है, डालना है लिक्विड अमोनिया में, तो अमोनियम साल्ट है। NH4Cl को जब आप लिक्विड अमोनिया में डालोगे तो क्या देगा, NH4 प्लस, प्लस में Cl। तो मैंने अभी बोला कि अगर NH4 प्लस रिलीज हो रहा है, तो NH4 प्लस रिलीज हुआ तो ये कैसा हो गया, एसिड हो गया। एक्ट एज ए बेस, तो यहाँ पर बेस लिखा है तो बेस नहीं होगा, एसिड होगा। तो कल इन लिक्विड अमोनिया NaNH2 एक्ट एज एसिड। ओके, लिक्विड अमोनिया में NaNH2 कैसा एक्ट कर रहा है, एसिड जैसा। देखो NaNH2, और यहाँ पर हमने ले लिया है लिक्विड अमोनिया। तो देखो जैसे ही डालोगे लिक्विड अमोनिया में NaH2 सोडामाइड को, तो ये सोडियम प्लस रिलीज करेगा, प्लस में NH2 नेगेटिव। अभी हमने क्या बोला कि अगर NH2 नेगेटिव रिलीज हुआ है, देखो NH2 नेगेटिव रिलीज होगा तो बन जाएगा, ये बन जाएगा बेस। ओके, ये कैसा हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास बेस। ये भी गलत है, देखो बेस होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते कह रहा है इन लिक्विड, इसको जरा बोर्ड कैनवास को क्लीन कर दिया जाए। ठीक, ये रंग था और ये रंग था। इन लिक्विड N2O4 नाइट्रेट एक्ट एज एसिड। ओके, देखो अब इसका भी ऑटो आयनेशन करवा लो आप।
N2O4 को जब आप ऑटो आयोनेशन करवाओगे, सॉरी, तो NO प्लस एंड NO3 नेगेटिव बनेगा। ओके, अगर सॉल्वेंट में NO3 नेगेटिव रिलीज होगा, कोई भी अगर स्पेसिस डाल रहे हैं इस सॉल्वेंट में, ये एक्चुअली में सॉल्वेंट होता है, इस सॉल्वेंट में अगर हम कोई भी स्पेसिस डालते हैं, अगर NO रिलीज होगा तो वो कहलाएगा एसिड, अगर NO3 रिलीज करेगा तो वो स्पेसिस कहलाएगा बेस। याद रखना, स्पेसिस की बात हो रही है, N2O4 की बात नहीं हो रही, स्पेसिस एसिड बेस की बात हो रही है। ठीक है, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स क्या होता है, कोई भी नाइट्रेट ले लो, ठीक है, मैं ले रहा हूँ AgNO, सिल्वर नाइट्रेट ले रहा हूँ। AgNO3 को जब मैं N2O4 सॉल्वेंट में डालूंगा तो ये रिलीज करेगा Ag प्लस प्लस NO3 नेगेटिव। देखो क्या रिलीज किया, NO3 नेगेटिव, ये कैसा बन गया, ये कैसा है, NO3, ये हो गया बेस। तो बस लिक्विड N2O4 नाइट्रेट आयन जैसे नहीं भाई, बेस होगा। ओके, H2SO4 एसिड, एसिटिक एसिड बिहेव एज अ बेस। बस क्या करना है, H2SO4 में वही ऑटोनाइजेशन करवा देंगे। H2SO4 ये देगा H प्लस प्लस में SO4 नेगेटिव। ठीक है, देखो क्या करेंगे, अगर H प्लस रिलीज होगा तो सॉल्वो एसिड, अगर SO4 रिलीज हो गया तो बेस। एसिटिक एसिड है CH3, एक्चुअल में यहाँ पर HSO3 होना चाहिए ना, HSO4 नेगेटिव होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या करता है, ये एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है H2SO4 से, क्योंकि देखो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, H2SO4। तो अब इसने कि अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो जैसे प्रोटॉन रिलीज करेगा ये एक्सेप्ट कर लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH2 प्लस, और यहाँ पर ये रिलीज कर दिया HSO4 नेगेटिव। ठीक है, देखो इसने क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया है और रिलीज क्या किया है, HSO4 नेगेटिव रिलीज कर दिया है। तो हमने क्या बोला, अगर HSO4 नेगेटिव रिलीज हो रहा है तो वो हो जाता है बेस, ऑब्वियसली फोर्थ वाला करेक्ट हो जाता है। ओके, ओके जी, तो अभी हमने 20 क्वेश्चन पीजीटी के डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी इसमें आपको कुछ रॉन्ग आ रहा है या कोई बात समझ में नहीं आती, यू कैन कमेंट ऑन दिस चैनल। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी वीडियो भी इसके बाद जरूर आएगी। ओके, अभी के लिए थैंक यू सो मच।